हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का एक न्यू सीरीज में दैट इज रिलेटेड टू द फिजिक्स क्लास 11th, है ना। और आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली आपका एक न्यू फ्रेश कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं आप लोग मोशन इन प्लेन। मेरे को नहीं पता आप लोगों ने मोशन के बारे में स्टडी किया, यूनिट एंड मेजरमेंट स्टडी किया। हम ये साथ जो 2 यूनिट है और 0 यूनिट है जिसमें फंडामेंटल, हम बहुत जल्दी उस पर वीडियो लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले बेहद इंपॉर्टेंट, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बात करूं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बात करूं तो काफी इंपॉर्टेंस और काफी वेटेज रखता है। और कॉन्सेप्चुअल के साथ ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर भी है, ठीक है कि नहीं, जिसका नाम है मोशन इन प्लेन। और ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम बहुत सारी चीजों के बारे में दोनों तरीके से थ्योरेटिकली और कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म है, जब आप इस चैप्टर में घुसोगे तो आपको सबसे पहले सुनने को मिलेगा दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी, या फिर इसका एक दूसरा टर्म है जिसको आप बोलते हो फिजिकल क्वांटिटी। तो बेसिकली बात यहाँ पे सबसे पहले मुद्दा ये है कि किस तरीके से क्वांटिटी का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, कैसे आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये शब्द है जो आपका क्वांटिटी, चाहे आप इसको बोल सकते हो, हम इसको एक और बोल सकते हैं, मैं इसको बोल सकता हूँ फिजिकल क्वांटिटी। दोनों का सेम मीनिंग है, चाहे आप क्वांटिटी बोलो चाहे इसको फिजिकल क्वांटिटी बोलो, दोनों का क्या मतलब है, सेम मीनिंग है। अब क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है आपका एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, ठीक है कि नहीं। आप क्या कह सकते हो इसकी डेफिनेशन को, आप लोग बोल सकते हो एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। आप सिंपल टर्म में इसको मेजर कर सकते हो, यानी कि कोई भी चीज जिसको आप लोग क्या कर सकते हो, आप मेजर कर सकते हो, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटी। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग मास की बात करो तो मास को हम मेजर कर सकते हैं इनटू द किलोग्राम। तो ये क्या है आपकी, ये है आपकी क्वांटिटी। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम को मेजर किया जा सकता है, चाहे वो आपका सेकंड हो, चाहे वो आपका मिनट हो, और चाहे वो आपका हावर्स हो, ठीक है कि नहीं। इन सब में टाइम को मेजर किया जाता है, इसलिए टाइम क्या है, आपकी एक क्वांटिटी है। अगर मैं बात करूं लेंथ की तो लेंथ को भी मेजर किया जा सकता है, इसलिए लेंथ भी क्या है, एक क्वांटिटी। इन शॉर्ट एनीथिंग दैट कैन बी मेजरेबल या फिर दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड क्वांटिटी, या फिर इसको क्या बोल सकते हो आप लोग, फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं तो फिजिकल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सिंपल टर्म में एक चीज समझने की कोशिश करें। अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं यहीं पे, तो अगर फिजिकल क्वांटिटी का देखें तो बिल्कुल सिंपल सा है। अगर मैं बात करूं फिजिकल क्वांटिटी, तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी के केस में ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया। मैथमेटिकली इस चीज को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है ये चीज समझे। कोई भी क्वांटिटी है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मास है, उसको कैसे हम मेजर करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया ये है आपका 5 × किलोग्राम। ये एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है आपकी किसी भी क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी का। तो जो लेफ्ट हैंड में है वो आपका क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये वाला एक पर्टिकुलर नंबर है, ये क्या है आपका कोई भी नंबर है, ठीक है। तो ये नंबर है, ये एक पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करता है। नंबर भी क्या है, जो ये चीज है ना, ये आपको इसको बोलते हो आप लोग इन जनरल सेंस, आप लोग इसको क्या बोलते हो, आप लोग यूनिट, क्या बोलते हो, यूनिट। और यूनिट का जो मल्टीप्लिकेटिव होता है ये होता है आपका नंबर, और इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में मैं एन से रिप्रेजेंट करता हूं, और यू को किससे करता हूं, यूनिट को किससे करता हूं, यू से। यानी कि मैथमेटिकली जो आपका क्वांटिटी है वो इट इज अ प्रोडक्ट और मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ एन एंड यू, जहां पे आपका एन है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू को, यानी कि किसको रिप्रेजेंट करता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू। मैथमेटिकल एक नंबर आएगा, मैथमेटिकल एक वैल्यू आएगी, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, न्यूमेरिकल वैल्यू। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एन का। और यू होता है आपका यूनिट। यूनिट का मतलब किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपने, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपने एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है, जिसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं, कंपैरिजन। और आप बार बार देखोगे, मैं बार बार बोलूंगा, हमें क्या करना है, हमें करना है मेजर। क्या करना है, मेजर, या फिर इसको बोलते हैं आप लोग मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, सिंपल होता है। आप लोग जैसे मास में कोई चीज का वेटेज करते हो, मेजरमेंट करते हो, लेंथ का किसी का वेट मेजरमेंट करते हो, तो उसमें हम एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑलरेडी फिक्स रखते हैं, उसके साथ जस्ट कंपैरिजन करते हैं। तो मेजरमेंट का मतलब क्या है आपका, मेजरमेंट का जनरल सेंस में आप लोग क्या कह सकते हो, मेजरमेंट का मतलब है कंपैरिजन विद यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है आपका, जो पहले ही आप लोगों ने ऑलरेडी एक अमाउंट
अमाउंट डिसाइड कर रखा है, फिक्स कर रखा है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट, ठीक है कि नहीं है। और इसको क्या बोलते हो, कंप्लीट को हमने क्या बोला है, मेजरमेंट या फिर मेजर। क्लियर है, ठीक है। तो यहां तक आई होप की क्लास आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली फिजिकल क्वांटिटी का क्या फॉर्मूला निकल के आया है, क्वांटिटी इज इक्वल टू द उसका न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट। अभी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बताया मैंने, एक नंबर, ठीक है, और यू का मतलब क्या, जो अमाउंट आपने फिक्स किया है, ठीक है। मान लो ये 1 किलोग्राम की वैल्यू है 2 और उसका कितना मल्टीप्लीकेटिव है, यहाँ पे आ गया 2, यानी कि कितना होगा 2 2 जा 4। इस तरीके से ये क्या है, इसका मल्टीप्लीकेटिव है, क्या है इसका मल्टीप्लिकेटिव। क्लियर है, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इससे आगे चले तो क्वांटिटी की जो क्वालिफिकेशन है, अब 10th के हिसाब से, सॉरी 11th के हिसाब से दो तरीके से की गई है। अब यहाँ पे हम प्लेन के रेफरेंस में बात करेंगे, और अगर प्लेन के रेफरेंस में बात करते हैं तो जो मैं यहाँ पे पैरामीटर लेके चलूंगा क्लास, वो है इनके दो पैरामीटर्स। मैं दो पैरामीटर्स की बात कर रहा हूँ, पहला है इन क्वांटिटीज की मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड दूसरी जो चीज है, हम जिस पैरामीटर की बात कर रहे हैं वो है आपका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अभी अभी हमने स्टडी किया, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, मैग्नीट्यूड बोलते हो। यानी कि जो आपकी क्वांटिटी है बेसिकली, उस क्वांटिटी को किन पैरामीटर पे मैं क्लासिफाई कर रहा हूं, आपकी डायरेक्शन के ऊपर, और दूसरा किसके ऊपर क्लासिफाई कर रहा हूं, मैं मैग्नीट्यूड के ऊपर क्लासिफाई कर रहा हूं। तो इन दोनों पैरामीटर के ऊपर अगर आप देखोगे तो ऑल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज। फर्स्ट को आप लोग बोलते हो स्केलर क्वांटिटी, यानी कि फर्स्ट जो कैटेगरी किस में जाएगी आपकी, स्केलर में, और दूसरी क्वांटिटी किस में जाएगी आपकी, वेक्टर में। यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और दूसरा क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से समझे क्लास की, स्केलर का मतलब क्या होता है, जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है ना, जिस भी बेसिकली अगर मैं बात करूं क्वांटिटी के पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा, उसको क्या बोलोगे आप लोग, स्केलर बोलोगे। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आप एग्जांपल ले सकते हो, आप लोग लेंथ का एग्जांपल ले सकते हो। लेंथ के पास ओनली क्या है, मैग्नीट्यूड। आप क्या ले सकते हो, आप लोग टाइम का एग्जांपल ले सकते हो। अच्छा, आप डिस्टेंस का, वही है एक ही बात है, डिस्टेंस का एग्जांपल ले सकते हो। अच्छा, आप मास का एग्जांपल ले सकते हो, एटसेट्रा। ये सभी किसके एग्जांपल हैं, ये सभी स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल हैं। सिमिलर मैनर में अगर आपको वेक्टर एक्सप्लेन करना है तो वेक्टर्स कौन सी क्वांटिटी हो जाएंगी, जिनके पास दोनों चीजें होंगी। दोनों का मतलब क्या है, बोथ, यानी कि बोथ का मतलब क्या है, आपका मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज आपकी डायरेक्शन भी होगी, यानी कि इनके पास दोनों चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इनको क्या बोलते हैं आप लोग, वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एन एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो आप ले सकते हो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं बात करूं वर्क, तो वर्क आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे ही आपके पास बहुत सारी इनफाइनाइट कैसी क्वांटिटीज आ जाएंगी, जो कैसी होंगी, या तो स्केलर कैटेगरी में आएंगी या फिर किस में आएंगे, वो वेक्टर कैटेगरी में। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी कि जो आपका क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को क्लासिफाई किया किसमें, मैं फिर दोबारा करा रहा हूं, स्केलर में और वेक्टर में। जिसके पास दोनों चीजें होती है वो वेक्टर होता है, और जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है आपका, स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरीके से आपकी क्वांटिटी चलती है और क्वांटिटी की क्लासिफिकेशन चलती है, ठीक है। अगर इस पैरामीटर की मैं बात करूं, इसी पैरामीटर में अगर थोड़ा पीछे जाएं तो आप लोग ध्यान से देखोगे क्लास कि अगर मैं डायरेक्शन के बेस पे और मैग्नीट्यूड के बेस पे अगर क्वांटिटी को क्लासिफाई नहीं करता, तो हमारे पास बेसिकली यूनिट्स बोल दो या फिर क्वांटिटी बोल दो, दोनों चीजें हैं। पहली क्या है आपकी क्वांटिटी, या फिर यहाँ पे यूनिट्स का भी आपका क्या होता है, डिवीजन होता है, ठीक है। तो उसको हमने बेसिकली दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो पहला पार्ट है ना, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं आप लोग, फंडामेंटल, यानी कि क्या है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी। और ये कैसी क्वांटिटी है आपकी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। यानी कि दो तरीके की क्वांटिटी होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी कौन सी होगी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। ये आप पीछे पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़ा है तभी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि फंडामेंटल क्या होता है, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट होती है, जो क्वांटिटी कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, बेसिकली हम बोलते हैं उसको फंडामेंटल। यानी कि जो अनदर क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है कि नहीं। और ये होती है टोटल 7 प्लस में 2 इनमें होती है आपकी सप्लीमेंट्री। कैसी होती है, 2 सप्लीमेंट्री होती है। तो टोटल अगर आप ध्यान से देखोगे तो 7 + 2 होती है, ठीक है। पढ़ना इनको अलग ही है, सप्लीमेंट्री को अलग रीड आउट करना होता है और फंडामेंटल को अलग होना होता है, ठीक है। ड्राइव्ड कौन सी होती है, जिनको हम ड्राइव करते हैं फंडामेंटल का यूज करके, यानी कि वो सारी क्वांटिटीज जिनको ड्राइव किया जाता है किसका यूज करके, फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके, उनको क्या बोलते हैं आप लोग, ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब ध्यान से देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है टोटल 7,
7, ठीक है कि नहीं है। सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है आपका मास, दूसरा आता है आपका लेंथ, तीसरा आता है आपका टाइम, चौथा आपका टेम्परेचर। अगर मैं पांचवे की बात करूं तो वो है आपका करंट, क्या है आपका क्लास करंट, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, अगर मैं छठे की बात करूं तो वो है अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, आप लोग ध्यान से दे सकते हो, ठीक है। और अगला है आपका लुमिनियस इंटेंसिटी, ये है आपके टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है कि नहीं है। जिसमें पहला क्या है आपका, पहला है आपका मास, क्या है आपका मास, लेंथ, फिर क्या है टाइम, फिर क्या है टेम्परेचर, फिर क्या है करंट, फिर क्या है अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, और फिर क्या है आपका ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये 7 है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, एज इट इज रहती, इनको मोर कन्वर्टेबल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अच्छा, मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, ये भी थोड़ा देख लेना, ठीक है। अच्छा, लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। अच्छा, टाइम को किस में करते हैं, सेकंड में। और अगर टेम्परेचर की बात करूँ तो केल्विन में मेजर करते हैं, करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, और अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को हम बेसिकली किस में करते हैं, मोल में करते हैं, क्लियर है। और लुमिनियस इंटेंसिटी को हम करते हैं कैडला में, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपकी फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटी रहती है। और अगर मैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करूं तो 2 होती है, एक होती है आपकी प्लेन एंगल, ठीक है, और दूसरा होता है आपका सॉलिड एंगल। ये सभी हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ चुके हैं। एक क्विक रिवीजन हम लोगों ने देखा, रिवाइज देखा कि किस तरीके से हम इनका यूज भी करेंगे, ठीक है। देयरफॉर हम वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, और वो है जो आपका मोशन इन प्लेन है, वो आपको पढ़ना है वेक्टर्स, कि किस तरीके से वेक्टर आप समझ सकते हो, कैसे उन पे काम किया जाता है, किस तरीके से उनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ईच एंड एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द वेक्टर वी आर डिस्कसिंग इन दिस वीडियो एंड इन दिस चैप्टर, ठीक है कि नहीं। तो नाउ अभी जो आपका मेन जो है वो क्या है, वेक्टर। अब वेक्टर क्या बताया, वो सभी क्वांटिटी जिसके पास दोनों चीजें होती है, दोनों चीजों का मतलब बोथ, हमने पहले भी अभी डिस्कशन किया था। पहला क्या होता है, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज, उनके पास दोनों चीजें होती है, एज वेल एज। ये क्या होती है आपकी सेकंड जो चीज होती है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, डायरेक्शन। इनको क्या बोलते हैं आप लोग, वेक्टर। और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो हमने दिया था सबसे पहले, किसका एग्जांपल दिया था, आप लोग ले सकते हो डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल ले सकते हो, क्लियर है। आप लोग एक्सेलरेशन का एग्जांपल ले सकते हो, आप लोग वेलोसिटी का एग्जांपल ले सकते हो, आप लोग फोर्स का एग्जांपल ले सकते हो, एटसेट्रा। ये सभी क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर मैं बात करूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, ध्यान से समझे क्लास। अब मैंने एक रिप्रेजेंट कर दिया ए, अब ये कोई भी एक क्वांटिटी है, कंसीडर करके चलते हैं, ये क्या है आपका कोई भी एक क्वांटिटी है। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये आपका क्वांटिटी कौन सा है, आपका स्केलर है या फिर ये कैसा क्वांटिटी है, आपका वेक्टर है। देयरफॉर मुद्दा ये है, तो रिप्रेजेंटेशन से हम पता लगा सकते हैं किसी भी क्वांटिटी का कि कैसी क्वांटिटी है। अच्छा, अगर या तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसके ऊपर लगाया जाएगा एरो, क्या लगाया जाएगा, एरो, यानी कि ये एरो लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। और अगर मैं सिंपल लिखता हूं इसको तो ये है आपका स्केलर क्वांटिटी है, अगर ये क्वांटिटी तो, ठीक है कि नहीं। तो ये एरो है, ये आपके हेड को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, हेड को, और ये किसको करता है, आपके टेल को रिप्रेजेंट करता है। अब वो कह सकता है, मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, सिंगल नहीं डबल में लिखा, ए बी वेक्टर, यानी कि ए से आपको कहां पे चलना है, बी में, कहां पे चलना है, बी में। तो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम ए टू बी, ये क्या होगा आपका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आई होप कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, एरो लगाया जाता है। तो एक बिल्कुल सिंपल चीज है, वेक्टर क्या होता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, ये बिल्कुल सिंपल चीज है, ठीक है। ये हमने समझ लिया, समझ में आ गया, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई, कैसे आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब जो चीज समझनी है कि वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। अगर मैं फिर एक बार रिवाइज कराऊं आपको, तो वेक्टर में 2 ही चीजों का इन्वॉल्वमेंट है क्लास। पहला क्या है, पहला आपका मैग्नीट्यूड है, और दूसरा क्या है, आपका डायरेक्शन है, यानी कि इन 2 फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है इन द केस ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो अब यहां पे समझना, पहला जो वेक्टर आता है जिसको आप लोग बोलते हो जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर, आपको नाम से पता चल रहा है, मैंने बताया ना 2 चीजों का इन्वॉल्वमेंट है। पहला क्या है आपका मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या है आपका डायरेक्शन, क्लियर है। तो ध्यान से क्लास कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जीरो से पता चल रहा है इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्लास कितना होगा, 0, और डायरेक्शन को मैं लिखता हूं यहाँ पे आर्टिब्रेरी। आर्टिब्रेरी का मतलब क्या होता है, कोई भी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन, यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है क्लास 0, और जिसकी डायरेक्शन कैसी होती है, आर्टिब्रेरी, उसको बोलते हैं आप लोग जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। और इसकी रिप्रेजेंटेशन कई बच्चे ऐसे लिख के आते हैं, जीरो इट्स ए स्केलर, ये एक नंबर है। अगर आपको वेक्टर चाहिए तो इसकी रिप्रेजेंटेशन सही करें, इसके ऊपर क्या लगाए, जीरो वेक्टर लगाए।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जीरो वेक्टर होता क्या है। क्लियर है। नाउ सेकंड जो चीज है वो है आपका यूनिट वेक्टर। तो क्लास जो यूनिट टर्म है ये रिप्रेजेंट करता है वन को। वन का मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर आप इसके मैग्नीट्यूड को निकालोगे ना तो वो कितना आएगा आपका, वन आएगा। और अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं क्लास, तो डायरेक्शन क्या रहेगी, इसकी भी डायरेक्शन क्या रहेगी, आर्टिब्रेरी। कैसी डायरेक्शन रहेगी इसकी, आर्टिब्रेरी। यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन, और जिसकी डायरेक्शन कितनी होती है, आर्टिब्रेरी, उसको बोलते हो आप लोग बेसिकली क्या बोलते हो, यूनिट वेक्टर। और इक्वल वेक्टर का मतलब ध्यान से समझे, इक्वल वेक्टर का मतलब बोथ सेम होना चाहिए। यानी कि क्या क्या सेम होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों क्या होनी चाहिए, उनकी होनी चाहिए, दोनों क्या होनी चाहिए, सेम। अगर दोनों चीजें सेम हैं तो उनको क्या बोल दोगे आप लोग, इक्वल वेक्टर्स। क्या बोल दोगे, इक्वल वेक्टर्स। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या होता है आपको समझ में आया होगा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका इक्वल वेक्टर। आई होप कि ये समझ में आया होगा। नाउ अभी यहीं पे एक काफी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करूं और थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश करें तो क्लास ध्यान से समझे, जो आपका यूनिट वेक्टर है यानी कि या फिर यूनिट वेक्टर्स है, ठीक है, उनके मैग्नीट्यूड की मैं बात करता हूं। उनका मैग्नीट्यूड कितना है आपका, वन आया। डायरेक्शन कैसी है, आर्टिब्रेरी। अगर मैं यूनिट वेक्टर, जैसे कोई भी वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, अगर मेरे को कन्वर्ट करना है इसका यूनिट वेक्टर, तो कैसे करेंगे, इस वेक्टर के ऊपर मैं लगा दूंगा कैप। तो इसको क्या रीड किया जाएगा, इसको रीड किया जाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए। क्या रीड किया जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कैसे इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। अच्छा, एक सिंपल फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करने का। कोई भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है ना, तो ये क्या आएगा आपका, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। यानी कि ये इसका फॉर्मूला बन गया क्लास। क्या बन गया इसका फॉर्मूला, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दे, डिवाइड करा दे, तो क्या बन जाएगा वो आपका यूनिट वेक्टर। और एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ये ए कोई भी आपका यूनिट वेक्टर है और ये हमने इसका मॉडुलस निकाल लिया। क्या निकाल लिया, मॉडुलस। अगर मॉडुलस निकाल लिया क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो कितना आएगा आपका, वन आएगा। क्लियर। अब होता क्या है, जब वेक्टर की बात करते हैं तो डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन में हम लेते हैं 3D अलाइनमेंट, यानी कि तीनों एक्सिस हम लेके चलते हैं, एक्स वाई एंड जेड। ये आपका जेड हो गया, ये आपका एक्स हो गया, और ये क्या होगा आपका वाई हो गया। तो ये आपकी अलाइनमेंट चलती है। क्लियर है। तो ध्यान से समझना, एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है, एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है, उसको आई कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये किसके अलोंग होता है, एक्स के अलोंग। अच्छा, वाई के अलोंग जो होता है उसको जे कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो वाई के अलोंग होता है। अच्छा, जो के कैप है आपका, उसको किससे, जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। यानी कि एक सिंपल वेक्टर है ए, उसमें तीनों एक्सिस इन्वॉल्व होती हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स के साथ आई कैप आता है, वाई के साथ जे कैप आता है, और जेड के साथ क्या आता है आपका के कैप। ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, एक वेक्टर की। समझ में आया कि नहीं आया क्लास, आई होप कि समझ में आया होगा। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है कि नहीं। इस पे हम एक बेसिक सी न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। कंसीडर किया मैंने, ध्यान से समझे, एक यूनिट वेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। कंसीडर किया है कोई भी वेक्टर है, ठीक है, जिसका जो वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस में 4k कैप, ये आपका कोई भी वेक्टर है। क्लियर। अब ध्यान से समझो, अगर मैं जर्नल की बात करूं तो ये क्या बनता है आपका, ये ऐसे बनता है ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और प्लस में क्या बनता है आपका जेड के कैप। तो यहां से आप निकाल सकते हो, एक्स का वैल्यू कितना है, 2 है, अगर मैं वाई का वैल्यू बोलूं तो 3 है, और जेड का वैल्यू बोलूं तो 4 है। इन जनरल टर्म क्या कह सकते हो आप लोग, 4 है। तो ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ गई, ये क्या है आपका वेक्टर है। अब मेरे को क्या चाहिए, मान लो इसका यूनिट वेक्टर निकालना ए कैप, तो क्या फॉर्मूला था, जिस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा देते हैं, यानी कि मॉडुलस ऑफ ए, ये फॉर्मूला था। तो क्लास ये जो मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला है ना, वो समझ लो बिल्कुल आसान है। जो भी वेक्टर है, अगर आपको उसका मॉडुलस निकालना है तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। वेरी सिंपल। यानी कि मॉडुलस निकालना तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। तो आई होप कि क्लास ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर मेरे को ए का मॉडुलस निकालना है, मोड निकालना है, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो मेरे को 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा 4, 3 का स्क्वायर 9 करना पड़ेगा। अच्छा, फिर 4 का स्क्वायर कितना करना पड़ेगा, 25। तो 16 और 9 25, सॉरी 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 4 29, तो कितना आ जाएगा आपका 29। ये क्या आ गया आपका ए का मैग्नीट्यूड आ गया।
आई होप के समझ में आ गया होगा। तो अब इस फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं। आपको निकालना है ए का यूनिट वेक्टर। वेक्टर क्या है आपका है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस में 4k कैप। इसको डिवाइड करना है इसके मैग्नीट्यूड से, तो मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे √29। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर। आई होप के समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोग यूनिट वेक्टर निकालते हो। क्लियर है? तो आपको समझ में आना चाहिए क्लास कि x के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, y के अलोंग कौन सा होगा और z के अलोंग। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं आपको, अगर i कैप का मैग्नीट्यूड निकालना है तो यूनिट वेक्टर ही तो 1 आएगा। अच्छा, j कैप का निकालना है तो भी कितना आएगा 1 आएगा। और अगर आपको मान लो k कैप का निकालना है क्लास तो आपका उसका भी कितना आएगा 1, बिकॉज दीज ऑल आर यूनिट वेक्टर। ये क्या है, यूनिट वेक्टर। और हर एक आदमी यहाँ पे ये x के अलोंग डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y के अलोंग डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है और ये z के अलोंग डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर, कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी भी गिवन वेक्टर में, ये क्लास आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इक्वल वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, जीरो वेक्टर हो गया। अब आपके आते हैं वो वेक्टर्स जो को टर्म से रिलेटेड होते हैं, को लीनियर, को प्लेनर और को इनिशियल। अब ध्यान से समझे, कोई भी वेक्टर स्टार्ट किया मैंने, मान लो ये वाला है, ठीक है कि नहीं, इसको मैंने नाम दे दिया मान लो ओ और ए, ठीक है कि नहीं। मैंने बताया था ये इसका होता है एंड पॉइंट, ये क्या होता है आपका एंड पॉइंट। क्लियर है? ये क्या होता है आपका एंड पॉइंट और ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट। क्या है आपका, ये है आपका इसका स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है क्लास, इसको ही बोला जाता है आपका इनिशियल। पहले बात तो समझो, इनिशियल पॉइंट क्या बोला जाता है इसको, इनिशियल पॉइंट। नाउ समझो, जो को शब्द है यहाँ पे, को वर्ड है, वो रिप्रेजेंट करता है आपके सेम को, यानी कि क्या रहेगा, ये सेम रहेगा। अब मान लो को के आगे मैंने लगा दिया लीनियर, तो यानी कि ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन में हो, क्या हो, एक ही लाइन में हो, क्या हो, एक ही लाइन में हो। कोप्लेनर मतलब जो किस में हो, एक ही प्लेन में होते हैं जो वेक्टर्स, उनको क्या बोलते हैं आप लोग, कोप्लेनर वेक्टर्स। और जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है उस वेक्टर को क्या बोला जाता है, को इनिशियल वेक्टर। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ये और ये, इन दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है ए, ये वाला क्या है बी और ये वाला क्या है सी। तो जो इनिशियल पॉइंट है ना क्लास, ये इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इन वेक्टर्स को क्या बोला जाएगा, को इनिशियल वेक्टर। अगर ये एक ही प्लेन में है, जैसे ये है आपका एक्स वाई और प्लेन और ये क्या है आपका वाई प्लेन, और एक वेक्टर मैंने यहाँ ले लिया, एक वेक्टर यहाँ पे ले लिया, दोनों वेक्टर्स अगर सेम प्लेन में है क्लास, अगर किस में है, सेम प्लेन में है, तो दोनों को क्या बोलोगे आप लोग, कोप्लेनर। अगर एक ही लाइन में वेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसमें, एक ही लाइन में अगर वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं क्लास, तो उसको क्या बोला जाता है, कोलीनियर वेक्टर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि को शब्द का मतलब क्या होता है, कोलीनियर क्या होता है, कोएक्सियल क्या होता है और को इनिशियल क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं को टर्मिनल। को टर्मिनल का मतलब जिनका एक ही टर्मिनल पॉइंट हो, को इनिशियल की तरह ही होता है। क्या होता है, जिनका सेम टर्मिनल पॉइंट होता है उनको क्या बोलते हो, को टर्मिनल वेक्टर्स। अच्छा, नेगेटिव वेक्टर्स, अब ध्यान से देखें, ये एक वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर्स है, यानी कि दो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड क्लास रहेगा सेम। क्या रहेगा, सेम मैग्नीट्यूड, क्या रहेगा, सेम। ध्यान से समझे, जैसे ये वेक्टर है, मान लो मैंने इसका मैग्नीट्यूड रख लिया 2, ठीक है। अच्छा, ये वेक्टर है, इसका भी मैंने मैग्नीट्यूड रख लिया 2, यानी कि एक चीज ध्यान से देखो, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, लेकिन अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं ना, ये क्या है आपकी अपोजिट। क्या है आपकी क्लास, अपोजिट। तो ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है और जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है क्लास, उनको क्या बोला जाता है आपका, नेगेटिव वेक्टर्स। क्या बोला जाता है, नेगेटिव वेक्टर्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। अच्छा, हमने मॉडुलस ऑफ वेक्टर भी पढ़ा, जैसे ये कोई भी वेक्टर है, अगर मेरे को इसका मॉडुलस निकालना है तो मोड निकाल देंगे। क्या फॉर्मूला पढ़ा इसके लिए, हमने पढ़ा था अभी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर। ये क्या है आपका मॉडुलस ऑफ वेक्टर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और हमने पहले कैलकुलेट करके भी देख लिया। काफी न्यूमेरिकल्स भी हम इनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे 1 by 1। जैसे जैसे वीडियोज आगे बढ़ेगी, क्लास आगे बढ़ेगी, हम इनके इन डेप्थ जो कॉन्सेप्ट है उनको भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है कि नहीं है। ये आपके टोटल 9 टाइप के वेक्टर्स थे। मॉडुलस ऑफ द वेक्टर्स तक हम लोगों ने क्या किया है, कवर किया है।
तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहां तक ये आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर थे, ठीक है कि नहीं, हमने एक एक डेफिनेशन को इन डेप्थ क्लियर किया, ठीक है कि नहीं, विद एग्जांपल क्लियर किया। नाउ अभी जो हम चीज समझेंगे वो है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर, कि कोई भी वेक्टर है वो किन किन प्रॉपर्टीज को क्लास फॉलो करता है, यानी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज उससे रिलेटेड है, किन किन प्रॉपर्टीज को क्या करता है, फॉलो करता है। तो आप ध्यान से देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में आता है अगर किसी भी वेक्टर में अगर मैं जीरो वेक्टर ऐड करता हूं तो वो सेम वेक्टर रहेगा, क्योंकि जो जीरो वेक्टर है ना उसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी कितना होता है, जीरो, खाली डायरेक्शन की बात होती है। यानी कि जैसे मैंने बोल दिया, मान लो कोई भी ए वेक्टर है आपका जिसकी वैल्यू है आपका 2i + 3j कैप, ठीक है कि नहीं, ये आपका सिंपल वेक्टर है, ठीक है कि नहीं। अगर मेरे को इसमें जीरो वेक्टर ऐड करना है, यानी कि ये क्या होगा, 0i प्लस में कितना हो जाएगा, 0j कैप। तो आज आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस 0 वेक्टर इज इक्वल टू द 2i वेक्टर प्लस में कितना जाएगा, 3j वेक्टर। ये क्या था आपका ए वेक्टर। तो वही प्रॉपर्टी होल्ड हुई ना, किसी भी वेक्टर में अगर आप लोग क्लास 0 वेक्टर ऐड करते हो तो वही सेम ही वेक्टर रहता है। क्लियर। अच्छा, किसी भी स्केलर की, कोई भी नंबर है आपके पास, क्या है आपका कोई भी नंबर, उस स्केलर की अगर जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई की जाती है ना तो वो भी कितना होता है, जीरो ही रहता है। सिंपल ले लो, जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है, 0i + 0j कैप। क्लियर, ओके, समझ में आ गया। मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करनी है तो ये सारा कितना रहेगा, फिर भी कितना रहेगा, जीरो ही तो रहेगा, यानी कि फिर भी क्या रहेगा आपका जीरो वेक्टर। यानी कि किसी भी स्केलर की अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते क्लास तो क्या आता आपका जीरो वेक्टर। आई होप क्या समझ में आ गया होगा। अगर इसी केस में वेक्टर की अगर जीरो से मल्टीप्लाई की जाए ना तो भी क्या बनेगा, वो जीरो वेक्टर बनेगा। आई होप क्या समझ में आ गया होगा। अच्छा, दो अलग अलग कांस्टेंट लेके चल रहा हूं मैं, लैम्डा एंड म्यू। अगर लैम्डा ए की वैल्यू अगर म्यू बी के साथ है, इसकी सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ए और बी कैसे है, जीरो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के किसी एक कोफिशिएंट को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टीज की, तो कितनी प्रॉपर्टीज है टोटल वेक्टर के केस में, क्लास 4 प्रॉपर्टीज हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आराम आराम से वीडियोस को जब देखोगे, एक नहीं तो दो बार आप वीडियो को देखोगे तो डेफिनेटली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विद द डेप्थ, ठीक है कि नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चले तो एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को किस तरीके से ऐड किया जाए। देखिए क्लास, बेसिकली आपके पास वेक्टर को ऐड करने के सिंपल तरीके से अलजेब्रा से भी आप ऐड कर सकते हो। हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस लेके चलेंगे जहां पे दो केस आते हैं। एक, दो तरीके से ऐड किया जाता है वेक्टर को। एक को बोलते हो आप लोग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ध्यान से समझे क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग इसको, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत आसान है वैसे तो, एडिशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है। अच्छा, दोनों का मकसद एक ही है, रिजल्ट एक ही है, यानी कि दोनों के केस में आपको निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या निकालना आपको, रिजल्टेंट वेक्टर। तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा यहाँ पे क्लास, किसकी बात करूंगा, ओनली मैग्नीट्यूड की। तो जो यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा आपका, उसका फॉर्मूला आप लोग याद कर लो। हम अगली क्लास में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि रिजल्टेंट निकालते कैसे, ट्रायंगुलर लॉ कब लगता है और पैरेललोग्राम कब लगता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला था, मान लो दो वेक्टर लेके चलते हो, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, क्लियर, और प्लस में जो बनता है 2a वेक्टर बी वेक्टर, और साथ में क्या बनता है आपका कोस थीटा। ये आपका रहता है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। क्या रहता है आपका, ये रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहीं से मैं क्लियर कर देता हूं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना वो क्या होता है, ध्यान से समझे, क्योंकि हमने ये क्लियर नहीं किया है। तो यहां से हम डेफिनेशन लेके चलेंगे कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जैसे होगा क्या कि आप लोगों ने दो या दो से ज्यादा वेक्टर ले लिए, इनका इंडिविजुअल इफेक्ट है। क्या है, इंडिविजुअल इफेक्ट है, यानी कि हर एक का क्या है, अपना अपना इफेक्ट है। क्लियर है कि नहीं है। दो है लेकिन एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट अगर एक वेक्टर दिखा देता है तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर इज ए सिंगल वेक्टर who show the effect of the two or more than two individual vectors, यानी कि दो मिलके जितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं ना, उतना इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करता है, वो अकेला प्रोड्यूस करता है। उसको क्या बोलते हो क्लास, बेसिकली हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। कैसे
आप पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करते हो, कैसे उसका स्टडी किया जाता है, कैसे आपका ट्रायंगुलर फैक्टर एडिशन होता है, किस तरीके से हम इसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से रिजल्टेंट को कैलकुलेट करते हैं, ये सारी बातें हम सेकंड वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जहां पे हम इसके पार्ट सेकंड को बेसिकली अपलोड करेंगे, वहां पे हम इन सारी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। बेसिकली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो।